Hello everyone, welcome to our YouTube channel BSA Jaipur. Hope you all are fine and healthy. मैं साधना जैन लेकर आ रही हूँ आपके लिए कक्षा 5 हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे वीडियो में अपठित गद्यांश। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अपठित गद्यांश होते क्या हैं। अपठित शब्द का अर्थ होता है जिसे पढ़ा नहीं गया हो। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है ऐसा गद्यांश जिसे पहले नहीं पढ़ा गया है। अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांश होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों ने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश के कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम होता है अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़ें और उसके मूल भाव और अर्थ को समझें। पहले हमें अपठित गद्यांश को क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से उसको अच्छी तरीके से उसको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, फिर उनको प्रश्नों को उत्तर देने चाहिए। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ढूंढें। क्या होगा, हम जब गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम गद्यांश के उत्तर को, प्रश्नों के उत्तरों को आराम से आसानी से हल कर सकेंगे। गद्यांश में दिए गए शब्दों का प्रयोग उत्तरों में दिया जा सकता है। पूछा जाए तो शीर्षक भी लिखें। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है अपठित गद्यांश का, हम उसको पढ़ाएंगे, देखेंगे कि वो किस तरीके से उनके प्रश्नों के हल किए गए हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं। वे बिना किसी की देखभाल के तैयार होते हैं। वे दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं। उनके सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं, बाहर से दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। ये हमारा अपठित गद्यांश था जिससे रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, वीर किस प्रकार जन्म लेते हैं। हम गद्यांश को देखेंगे। पूछा प्रश्न, वीर किस प्रकार जन्म लेते हैं। देखिए, इसमें देखेंगे वीरों को बनाने के लिए कारखाने नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं। अब वहां वीर किस प्रकार जन्म लेते हैं पूछा गया प्रश्न, इसका उत्तर हमें कहाँ मिला। लेते हैं, देखो ये लिख रहा है, देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं। वीर कहाँ जन्म लेते हैं, देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में जन्म लेते हैं। हम ये यहां से वेतों की जगह क्या लिख देंगे, वीर। क्या लिख देंगे, वीर। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, असली वीर कैसे होते हैं। आपका इसमें मैंने उत्तर वैसे पहले लिख दिया है, आप देखेंगे असली वीर कैसे होते हैं। दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं, उनके सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं, बाहर से दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। वीरों के गुण उनके भीतर होते हैं, उनके गुण उनके भीतर ही होते हैं। वीर देवदार के हो गया, असली वीर देवदार के वृक्ष की तरह ही होते हैं जो बिना किसी देखभाल के तैयार हो जाते हैं। अब है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, वीर और देवदार में क्यों तुलना की गई है। वीर और देवदार में तुलना क्यों की गई है, इसका उत्तर होगा, वीर और देवदार में तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरह देवदार अपने बलबूते खड़ा रहता है,
उन्हें किसी की सहारे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वीर भी अपने बलबूते पर खड़ा रहता है, चाहे उनके सामने कितने भी मुसीबत क्यों ना आए, वे उनका डटकर सामना करते हैं। देखिए इसका उत्तर आप समझेंगे खुद। एक पेड़ होता है, पेड़ अपने आप अपने बलबूते पर खड़ा होता है, उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार एक वीर होता है, वो अपने मुकाम पर अपनी फौज के सामने डटकर खड़ा रहता है, वो किसी से डरता नहीं है और ना ही उसको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। इसी तरह वीर किसकी तरह होते हैं? देवदार वृक्ष की तरह होते हैं। अब यहाँ पूछा गया है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशंसा मतलब किसी की तारीफ करना, हमें उसका उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा उसका अर्थ? प्रशंसा शब्द का अर्थ होगा निंदा। क्या होगा? निंदा। हम किसी की निंदा करते हैं, एक तो हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, वो अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, वो होती है प्रशंसा, और उसका अर्थ होता है निंदा। अब हमारा ये 8 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें हर प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं, तो आपको 8 नंबर यदि लेने हैं तो ये अपठित गद्यांश को अच्छी तरह समझें, 8 नंबर उसी में से प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे के बारे में पहले हम ये बताएंगे, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं। विशेष वाक्यांश को विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। जैसे अभी आपके इसमें कक्षा 5 में आपके अर्थ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको अर्थ उसका आना चाहिए। वाक्य में प्रयोग पूछे जाते हैं, परीक्षा में मुहावरे अवश्य ही आते हैं, उनका वाक्य में प्रयोग आता है। वाक्य में प्रयोग सरल से सरल भाषा में करना होगा। सूझबूझ दिखाना, देवताओं ने सूझबूझ दिखाई और सहकार की भावना से काम किया। मुहावरे का अर्थ लिखते समय हमें जो मुहावरा दे रखा है वही हमें अर्थ में वही प्रयोग करना होगा। हमें वाक्य बनाते समय अर्थ का प्रयोग नहीं करना होता, मुहावरे का ही प्रयोग करना होता है। जैसा कि आपने देखा, सूझबूझ दिखाना, देवताओं ने सूझबूझ दिखाई और सहकार की भावना से काम किया। अब हमारा मुहावरा है लाल पीला होना। राम के कामना करने पर उसके पिताजी लाल पीले हो गए। हमने क्या लिखा? लाल पीले हो गए का अर्थ होता है क्रोधित होना। हमने यहाँ क्रोधित हो गए ये नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? लाल पीले हो गए। इसी तरीके से है मुहावरा 9, 2, 11 होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, पुलिस को आते हुए देखकर चोर 9, 2, 11 हो गए। एकटक देखना, प्रयोग लोग ताजमहल, प्राय लोग ताजमहल को एकटक देखते ही रह गए, है ना? ताजमहल को एकटक देखते ही रह गए। अब है गदगद होना, खुश होना। प्रयोग मेले में खिलौने देखकर बच्चे का मन गदगद हो गया। होश उड़ना, डाकुओं को सामने देखकर मेरे तो होश उड़ गए। हमने क्या लिखा? होश उड़ गए, होश उड़ गए। ऐसे ही आंख लगना, रमेश की पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। दिल कांप उठना, रामू ने जब अपने पीछे शेर को देखा तो उसका दिल कांप उठा। शेर को देखते ही तो सबका ही दिल कांप उठता है, तो यहाँ रामू का भी दिल कांप उठा। खून चूसना, आज भी धनी लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं। आपे से बाहर होना,
आप महापुरुष हैं, आपे से भार होना आपको शोभा नहीं देता। आपे से भार होने का अर्थ होता है मतलब बहुत ज्यादा एकदम से क्रोधित हो जाना या बार बार बोलते रहना किसी चीज को, इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। जैसे उप समीप का पहले, मतलब इसका हम संधि विच्छेद करें तो उपसर्ग। उप का मतलब है समीप या पहले, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, किसी अर्थ के समीप आकर नया शब्द बनाना। एक मिनट। अब उदाहरण के रूप में है प्र प्लस हार प्रहार। पहले ये क्या हो गया हमारा? प्र, इसमें क्या हो गया? प्र उपसर्ग। प्र क्या है हमारा? उपसर्ग। प्र का मतलब होता है प्र प्लस हार प्रहार। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। हार शब्द का अर्थ क्या होता है? पराजय। प्रहार का अर्थ है आक्रमण करना। प्रहार का अर्थ क्या हो गया है यहाँ पर? आक्रमण करना। अब इसमें देखिए हमने क्या बनाया था? प्र प्लस हार। प्र उपसर्ग बना था प्रहार। प्रहार मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। अब इसमें हमने उसको अलग किया, उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग किया तो दोनों का अर्थ अलग निकला। हार का मतलब क्या होता है? पराजय। अब यहां दोनों से मिलकर बन गया प्रहार, आक्रमण करना। अब हमने यहां पर कुछ एक्सरसाइज है वो हम हल करेंगे। शब्द है हमारा मूल शब्द और उपसर्ग। अब यहाँ पर सम्मान। सम्मान में मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा? सम्मान में क्या होगा? मूल शब्द क्या है हमारा? मान। मान हमारा मूल शब्द है और से हमारा उपसर्ग है। क्या हो गया? सम्मान। बिहार या मूल शब्द हो गया हमारा हार और बी हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। यहां पर है अभिमान। मान हमारा मूल शब्द और अभी हमारा हो गया उपसर्ग। आपको एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि मूल शब्द को मूल शब्द में लिखना है, उपसर्ग उपसर्ग में ही लिखना है। कई बार बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। बच्चे इसमें मूल शब्द में तो उपसर्ग लिख देते हैं, उपसर्ग में मूल शब्द लिख देते हैं। ऐसे ही होता है उपदेश। उप हमारा देश हमारा क्या होगा? मूल शब्द और उप हमारा उपसर्ग। अधिभार। भार हमारा मूल शब्द और अधि उपसर्ग। ऐसे ही है उपवन। यहां था हमारा मूल शब्द, मूल शब्द में आ जाएगा वन। वन हमारा मूल शब्द, उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। पराजय में जय और परा। यहां आ जाएगा मार्ग और सु। आहार, हार और आ।
प्रतिदिन, दिन, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्रति। इस प्रकार हमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना आता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्र मतलब पीछे लगना। प्रत्यय मतलब पीछे लगना। हम इसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। कहाँ लगते हैं प्रत्यय? प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन करते हैं। मतलब कहाँ जुड़ते हैं? पीछे की साइड। कहाँ? प्र से क्या हो रहा है? पीछे। पे मतलब पीछे जुड़ते हैं, है ना? शब्द के क्या जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय, और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे उदाहरण, समाज प्लस एक सामाजिक। अब इसमें समाज तो क्या हो गया? मूल शब्द, और एक हमारा क्या हो गया? प्रत्यय। एक आवाज आ रही है, एक सामाजिक, समाज प्लस एक। अब मीठा प्लस आस, मिठास। अब इसमें क्या हो गया? मिठास, मीठा। मीठा हमारा मूल शब्द है और आस हमारा प्रत्यय है। लोहा प्लस आर, लोहार। नाटक प्लस कार, नाटककार। इस प्रकार इसी प्रकार आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्यय से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, इक लगाकर कुछ 2 प्रत्यय बनाइए। इक लगाकर एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। ये मिटा शब्द बनाइए। तो हम क्या लिखेंगे? हम इससे रिलेटेड भौतिक। भौतिक आपको आवासी सुनकर लग रहा है, भौतिक। इक की आवाज आ रही है। अब हमने लिखा नैतिक। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, खेलती है एक वचन। अवासी समझ में आएगा, लड़कियां। लड़कियां क्या कर रही हैं? यहाँ पर खेलती हैं। आप है में अंतर देखेंगे, एक और अंतर होता है, एक वचन में कभी भी ऊपर है के ऊपर बिंदी नहीं आती है, और बहुवचन में हमेशा बिंदी आती है। बिंदी का प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, सब्जियां बहुवचन है और यहाँ पर है भी बहुवचन आ गया। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दांशों को एक वचन में लिखिए। अब यहाँ कुछ शब्द हैं जिनको कि हमको एक वचन में लिखना है। चिंगारियां, एक शब्द का ध्यान रखेंगे, एक बात का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर। देखिए चिंगारी, चिंगारी जब हम इसको बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। ये छोटी छोटी मिस्टेक हम हमेशा कर देते हैं। अब ये बहुवचन एक वचन बनाया तो हमने ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल गई, चिंगारी। अब जैसे फुलवारियां तो हम क्या लिखेंगे?
फुलवारी, बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ऐसे ही सवारियां, सवारी, सवारी। मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाई। तैयारियां, देखो बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसमें बड़ी ई आएगी। तैयारियां, तैयारी। क्यारियां, क्यारी। विवाहियां, विवाही। सलाइयां, सलाई। चटाइयां, चटाई। अब ऐसे ही हमारे और भी क्वेश्चंस हैं निम्न शब्दों के बहुवचन रूप में। अभी हमने एक वचन रूप लिखा, अब हम इन शब्दों को बहुवचन रूप में लिखेंगे। शेर का क्या हो जाएगा? शेरों। हम बहुत सारे शेर को, एक शेर को देखते हैं तो क्या कहते हैं? शेर। और जब बहुत सारे शेर हमारे सामने आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? शेरों। और रे पे बिंदी आ जाती है। संतान, संतानों। ज्वाला, हमने ज्वाला ऐसे के ऐसे लिखा, ज्वालाओं। ओ हमारा बहुवचन से जुड़ गया। फूलों का, फूलों। मछली का, अब यहां पर देखेंगे मात्रा यहां बड़ी ई की है, बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाएगी? छोटी ई में। मछलियां, मछलियां। सवारी, सवारियां। आंखें, आंख का क्या हो जाएगा? आंखें। तोता का, तोते। दांत का, दांतों। दीवार का, दीवारों। इस प्रकार हमारे एक वचन और बहुवचन कंप्लीट हुए। अभी और एक्सरसाइज। जूता, क्या आ जाएगा? जूते। तितली, तितलियां। बहन, बहनें। नदी, नदियां। माला, मालाएं। ये हमारा हुआ एक वचन बहुवचन कंप्लीट। अब आता है हमारा प्रार्थना पत्र, जो कि आपके 6 नंबर का आता है। 6 नंबर का आता है ये। आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है कि आधा तो हमें उस क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। जैसे लिखा हमने कि आप माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय के छात्र क्या हैं? जैसे प्रश्न इस तरीके से आता है कुछ। अब हम प्रार्थना पत्र देखेंगे। आपके अधिकतर एग्जाम में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और आधा तो आपको प्रश्न में से ही मिल जाता है। ऊपर का कंटेंट और नीचे का कंटेंट आपको इसमें क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। आपसे पूछा गया है प्रश्न, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय के छात्र रतन है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब हमने क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखा जाता है ये हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेट होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ सेवा में, क्या लिखेंगे? सेवा
में, फिर है प्रधानाचार्य। हमने यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखा है तो हम यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं। अब विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम में क्या आ जाएगा आपका? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। क्या आ जाएगा? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। पता सांगानेर या जयपुर यहाँ लिखा हुआ आएगा आपके, सांगानेर या जयपुर, आपके कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है तो वहां आप ये लिख देंगे। विषय आपका क्या है? 2 दिन अवकाश, 3 दिन अवकाश के लिए, 3 दिन अवकाश हेतु, ये हमारा विषय आ गया। विषय हमें यहीं से मिल गया, 3 दिन अवकाश हेतु या अवकाश के लिए। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आदरणीय सर या मैडम। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं इस तारीख से इतनी तारीख तक 3 दिन तक मैं स्कूल में अनुपस्थित था क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे आराम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया उल्लिखित तिथि को बीमार अवकाश के रूप में चिन्हित करें और मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपके संदर्भ के लिए डॉक्टर के पर्चे को आपको मैं जमा करा सकता हूँ, संलग्न कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाएगा हमारा अपना नाम और कक्षा, ये लिखकर हमारा प्रार्थना पत्र पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। इसके आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने जितना भी पढ़ा है इसको अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालें। इसको वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।